आप सभी दीदी लोगों को प्रणाम। कैसे हैं दीदी सब? हमारे बिलासपुर उप जोन के अंतर्गत जितने भी हमारे जिले हैं, बिलासपुर, मुंगेली, अगर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, इधर दुर्ग उप जोन के अंतर्गत हमारी दुर्ग भिलाई की बहनें और बेमेतरा की बहनें, बालोद की बहनें और भाई, जो भी युवा भाई जुड़े होंगे, आप सबको कार्यकर्ता भाइयों बहनों को प्रणाम, नमस्कार। बड़ी दीदी लोगों को प्रणाम और छोटी दीदी लोगों को, छोटी बहनों को हमारा स्नेह अभिवादन स्वीकार करें। जैसा कि अभी हमारी बहन अमृता जी ने आप सबको बताया संक्षिप्त में कि किस कारण से ये गोष्ठी रखी गई है। गोष्ठी की बातों को आरंभ करने से पहले एक बार पुनः गुरु स्मरण करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं। आइए कमर सीधी करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सत्ता को नमन। आप सभी बहनों को नमन। बहनों भाइयों, हम आप सब मिल करके बहुत ही गौरवशाली तरीके से पिछले दिनों 2021 अक्टूबर और नवंबर में जिला स्तरीय 2 दिवसीय कार्यशाला पूरे प्रांत भर में सभी जिलों में संपन्न किया। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगी। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, इसके लिए साधुवाद, क्योंकि आयोजक के रूप में और टोली के रूप में हर बहनों ने, अधिकांश बहनों ने कहना चाहिए, अपनी भूमिका निभाई। और वो भूमिका इतनी शानदार थी कि एक प्रवाह उमड़ा और निश्चित रूप से ये कह सकते हैं हम कि 21वीं सदी नारी सदी जब होगी तो उसकी एक झलक झांकी देखने को मिली। अब उसी के साथ एक बात जुड़ी है कि पहले ही डिक्लेयर था, घोषित हो चुकी थी बात कि जिस प्रकार से जिला स्तरीय कार्यशाला हो रही है, अभी उसी प्रकार से आगे जा करके जिले से नीचे उतर करके हम प्रत्येक ब्लॉक में कार्यशाला ब्लॉक स्तर पर संपन्न करेंगे। और ये जो कार्यशाला होगी वो कार्यशाला हमारे अंतिम समय तक चलेगी, जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा। और इसी के साथ महिला मंडल का संचालन होगा, इसी के साथ सारी कार्य योजनाएं आगे बढ़ेंगी। ये बात भूलने योग्य बिल्कुल नहीं है। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि ये वर्ष जो है वह स्वर्ण जयंती वर्ष है। हमारा गुरुधाम शांति कुंज हरिद्वार का ये स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है और इस स्वर्ण जयंती वर्ष में हम कुछ ऐसा करने की चेष्टा कर रहे हैं जो कि अविस्मरणीय हो और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सके। किनके लिए? महिलाओं के लिए, बहनों को लक्ष्य करके ये किया जा रहा है। ये बात आरंभ से कही जा रही है, सुनी जा रही है, पढ़ी जा रही है। 21वीं सदी नारी सदी, और 21वीं सदी नारी सदी के कही जाने के कारण जो परम पूज्य गुरुदेव की उद्घोषणा है, भविष्यवाणी है, उसको साकार करने के लिए जब तक बहनें जुटेंगी नहीं प्राणपण से, तब तक ये काम नहीं होगा। पुरुषों के या अन्य दूसरे लोगों के कहने मात्र से कभी नहीं होगा। जिनकी शताब्दी है वो स्वयं जागे, जिनकी शताब्दी है वो आगे आए और मोर्चा संभाले। ये सीधी सच्ची बात है। तो इसी बात को लक्ष्य करके ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, आप सब जानते हैं, इस बात को जान गए होंगे कि 2022 के नवंबर में, आगामी नवंबर में, इसी उपलक्ष्य में एक विशाल पूरे प्रांत स्तर का प्रांतीय नारी सशक्तिकरण महिला सम्मेलन ये सुनिश्चित हो चुका है। इसकी भी हमें तैयारी करनी है। ये अलग अलग चीजें नहीं है, सबकी तैयारी एक साथ होती है। नाम पड़ जाता है भले ही कुछ। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके जो कार्य योजना जो निर्धारित है उसमें 1 वर्षीय कार्य योजना का निर्धारण हुआ। आप सब इसको जानते हैं। उस 1 वर्षीय कार्य योजना के अंतर्गत प्रथम त्रैमासिक के अंतर्गत हम लोग चल रहे हैं और प्रथम त्रैमासिक हमारा जो चल रहा है
उसका ये जो फरवरी है वो अंतिम माह है, और उस अंतिम माह में हम लोग हैं। हमारे लगभग लगभग 1.5-2 माह का जो समय है वो ये संक्रमण कोरोना ओमिक्रॉन के कारण, ये जो एक तरह से प्राकृतिक आपदा आई, उस कारण से हम सब इसके सामने मजबूर हो गए और हमारे कुछ काम जो है वो स्थगित करने पड़े। तो अब हमें समय का ध्यान रखते हुए इसको पूर्ण कर लेना चाहिए। तो आइए अब इस संदर्भ में कौन-कौन सी बातें हैं, हम क्रम से समझते चलें। काफ़ी कुछ बातें आप मैसेज के माध्यम से समय-समय पर समझ गए होंगे। लेकिन उन बहनों के लिए जो इसको नहीं समझ पाई होंगी या नहीं जुड़ी होंगी या उसको बहुत हल्के स्तर में लिए होंगे, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि ये सामान्य बात नहीं है, इसको छोटा ना समझें। यदि छोटा समझेंगे तो वैसी मिस्टेक होने वाला जैसे गाड़ी आई प्लेटफ़ॉर्म पे और चली गई। अब हमें जब होश आए तो अरे! गाड़ी तो छूट चुकी है, अब कहाँ बैठेंगे, कहाँ जाएँ? जो समय पर प्लेटफ़ॉर्म में रहता है और चढ़ जाता है गाड़ी में समय पर, वो गाड़ी छूटने के साथ-साथ यात्रा में आगे निकल जाता है। लेकिन किसी भी कारण से हो, यदि चूक हो गई, तो फिर सिवा पछतावे के कुछ रह नहीं जाता। कुछ इसी प्रकार की स्थिति हमारी आपकी हो सकती है। तो हम इन बातों को आसानी से समझ सकें और इसको गहराई से भी समझें, ये निवेदन है। सबसे पहली बात आती है, सबसे पहली बात मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी आप सभी बहनों का, कि पंजीयन का काम, किनका पंजीयन करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? अभी तक नहीं हुआ था क्या पंजीयन? अभी तक हुआ था कि नहीं पंजीयन, मुझे नहीं मालूम भाई। और किस तरीके से हुआ था? हम लोग एक समय में जब महिला मंडल बना लेते थे, तो महिला मंडल बना लेने के बाद में शांति कुंज में उसको प्रेषित करते थे और वहाँ से पंजीयन क्रमांक आता था। और वो बहुत दिन बीतने के बाद में समझ में नहीं आता था, और हमारी बहुत सारी बहनें तो ऐसी थी कि महिला मंडल बन भी गया, पंजीयन क्रमांक आ भी गया, लेकिन हमारी बहनें इतनी बड़ी ऐसी उनकी स्थिति कि उनको खुद को नहीं मालूम रहता था कि मेरा महिला मंडल है। ऐसे मैंने कई जगह देखा, जब मिलने गई तो उन्हें पता नहीं रहता था। तो अब इसका सरल उपाय एक आ गया है कि हम सब जो है वो गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रांत भर की बहनों का ऑनलाइन पंजीयन करेंगे। बहनें स्वयं अपना पंजीयन करेंगी, स्वयं ही करेंगी। जो नहीं कर पाएंगी उनका पंजीयन सहयोग करके किया जाएगा। तो ऑनलाइन पंजीयन करने के लिए ऑनलाइन आपके पास में गूगल फॉर्म पहुंच गया है। ये जमाना तकनीकी का जमाना है भाई, व्हाट्सएप का। तो आप सबके पास पहुंच गया है, नहीं पहुंचा है वहां पर पहुंचना है। ऑनलाइन प्रांत स्तरीय नारी जागरण संबंधी समस्त जो विषय हैं वो सब जैसे पहुंचते हैं, गूगल फॉर्म भी पहुंच गया है। अब सब नई पुरानी बहनों का किनका पंजीयन करेंगे? जो भी गायत्री परिवार की बहनें हैं सबका पंजीयन होगा। जो कहते हैं कि भाई मैं गायत्री परिवार की हूँ, तो उनका पंजीयन होगा। या जो गायत्री परिवार से जुड़ना चाहता है, जिनका रुझान झुकाव गायत्री परिवार की ओर है, वो सब इसमें शामिल होती हैं। उन सबका पंजीयन होगा। तो नई बहनें, पुरानी बहनें, जो गायत्री परिवार से दीक्षित हैं वो बहनें, जो नहीं जुड़ी हैं परंतु उनका झुकाव हमारी परिवार की ओर है, वो बहनें, जो दीक्षित नहीं भी हैं परंतु किसी रचनात्मक काम के साथ, जैसे कई बहनें बाल संस्कारशाला चलाती हैं, बहुत शानदार तरीके से, तो वो रचनात्मक काम से जुड़ी हुई हैं, मिशन के काम से जुड़ी हुई हैं। आखिर गायत्री परिवार की गतिविधि में सहयोग तो कर रही हैं। तो ऐसी सारी बहनें, जो बहनें प्रमुखता पूर्वक आपके दीप यज्ञ में शामिल होती रहती हैं, आना-जाना करती रहती हैं, लेकिन दीक्षा नहीं ली है, फिर भी मतलब उनको हम दीक्षा की ओर प्रेरित करते हैं, गायत्री परिवार के उसमें शामिल करने के लिए हम उनको प्रेरित करते हैं समय-समय पर, मतलब हम उनको जोड़ना चाहते हैं। वो सारी बहनें इसमें पंजीकृत होंगी। जैसे जनगणना होती तो सबका होता है ना, 1 महीने का, 1 दिन का जो बच्चा है आज जन्म लिया, वो भी उसमें शामिल हो जाएगा। और जो बिल्कुल वृद्धावस्था में जो पड़े हुए हैं वो भी उसमें शामिल होंगे भाई। तो इस तरीके से सभी का पंजीयन होना है। हाँ, एक सावधानी बरतनी है, और वो सावधानी क्या? कभी-कभी क्या होता है ज़्यादा उत्साह में या अनजाने में कि पता नहीं मेरा पंजीयन हुआ कि नहीं हुआ, तो बहनें डबल-तिबल भी पंजीयन कर देती हैं। डबल-तिबल उसको खोल-खोल करके अपना, तो ये दोहरा पंजीयन, दोबारा पंजीयन ना करना। दोबारा पंजीयन करेंगे तो क्या होगा? ज़बरदस्ती संख्या बढ़ जाएगी, हम सब भ्रमित हो जाएँगे। हमारे ब्लॉक और गाँव में, हमारे जिले में जितनी बहनों की संख्या वास्तव में है नहीं, उतना उनकी संख्या वो शो करेगा, दिखाएगा। एक तो ये ध्यान रखना, और दूसरा ज़बरदस्ती संख्या बढ़ाने के लिए भी किसी का पंजीयन नहीं करना है।
कभी कभी होता है ना, अरे तुम्हारा भी पंजीयन कर देते हैं, चलो तुम्हारा कर देते हैं, हमारे ब्लॉक में संख्या ज्यादा दिखाई देगी। ये काम नहीं करना है, उसका कोई मतलब नहीं है। फायदा कुछ नहीं बल्कि नुकसान है, क्योंकि हम भ्रमित हो जाएंगे। जितनी संख्या हमारी है नहीं उतनी बनाएंगे, और वो हमारे किसी काम के तो रहेंगे नहीं जिनको जबरदस्ती पंजीकृत किया जाएगा। तो ये अनावश्यक संख्या बढ़ जाएगी इस तरीके से, और ये नुकसान ही होगा। तो ये सावधानी बरतने की जरूरत है जब हम पंजीयन करेंगे तो। ठीक है, किस तरह करेंगे? ऑनलाइन पंजीयन होगा, मोबाइल के माध्यम से करेंगे। जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, जिन कार्यकर्ता बहनों के पास में, या हमारी पुरानी बहनों के पास में, जिनके पास में कीपैड वाला छोटा मोबाइल होता है, तो उसको हमारी जो दूसरी बहनें हैं, या घर में और भी मोबाइल होगा, या उनके परिवार में पड़ोस में अन्य लोगों के मोबाइल से सहयोग लेकर के उनका पंजीयन किया जा सकता है। ठीक है, पंजीयन क्यों करना चाहिए, ये भी एक बात आती है। नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा क्या? भाई जैसी आपकी मर्जी, पर आपको बता दूं कि इससे हम गायत्री परिवार में पंजीकृत हो पाएंगे। हमें, आपको, सबको ये ज्ञात होगा कि हमारी अपनी इकाई में, हमारे ब्लॉक में, या हमारे जिले में कितनी बहनें हैं। हम कहूंगी मैं, हम, है ना, हमारी संख्या कितनी है, क्योंकि हम नारी जागरण आंदोलन के तहत ये सब कर रहे हैं। हम अपनी बहनों की संख्या जानना चाहते हैं, हमारी ताकत कितनी है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण मजेदार बात यह है कि ये जो पंजीयन हो रहा है, उस पंजीयन में केवल संख्या थोड़ी रहेगी। उसमें आप जब इसके भीतर जाएंगे, जिन लोगों ने पंजीयन किया उनको पता है ये बात कि वो बहनें दीक्षित है कि नहीं है, ये भी उसमें है। उन बहनों की रुचि किस काम में है, वो भी है। उनकी क्या मिशनरी योग्यता है, ये भी है। सारी बात है। उन्होंने शांति कुंज में कौन किस किस प्रकार की प्रशिक्षण प्राप्त किया है, शिविर किया है, वो भी है, या नहीं किया है। तो ये सारे डिटेल्स जो हमारी बहनों के बारे में जो पता चलेगा विस्तार से, उनकी योग्यता के बारे में पता चलेगा, तो उससे हमें फायदा होगा। तो पंजीयन करने का ये लाभ है एक। तो दूसरा लाभ ये है कि एक सूची आप अपने पास, अब आपको अपना लाभ है भाई, आप जिस इकाई के हैं, जिस ब्लॉक के, आपके पास वो सूचना रहेगी ना कि आप कितने लोग हैं, आपकी इकाई में कितने लोग हैं। तो आगे जो कुछ भी योजना बनाएंगे आप, कुछ भी योजना बनेगी मिशन की, उसको सबके पास फैलाना है, सूचनाओं को वहां तक देना है, फैलाना है। तो जब पता रहेगा कि हमारी इतनी सारी बहनें यहाँ यहाँ है, तभी तो वो सूचना आप वहां तक पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे नहीं? तो ये अपने आप में बड़ा फायदा ही है। तो इससे आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान हो पाएगा, तरीके से हम जान पाएंगे कि कौन किस योग्यता वाला है। कुछ सहयोग भी लेना पड़ सकता है किसी से, तो आप जान पाएंगे कि भाई कौन किस योग्यता का है, तो उनसे हम सहयोग ले लें। एक सूची अपने पास आप रखेंगे, एक सूची इधर भी दे देंगे, तो इधर भी पता रहेगा। और इस पंजीयन के आधार पर आप प्रकोष्ठ में निकट भविष्य में होने वाले जो भी प्रशिक्षण होने वाले हैं, आयोजित होंगे, या ब्लॉक स्तरीय जो कार्यशाला भी होने वाली है, उसके विषय में भी आमंत्रण और जानकारी इस आधार पर दे पाएंगे। तो काम आपका आसान हो जाएगा। इतनी सारी बातें पंजीयन के संबंध में है। हाँ, एक बात, अंतिम बात और कहना चाहूंगी कि एक समय सीमा के अंतर्गत, समय सीमा में रह करके अधिकतम भाई 15-20 दिन में, अधिकतम बहुत अधिक हो गया तो फरवरी माह ले सकते हैं। मुझे तो फरवरी माह कहना थोड़ा ज्यादा ही लगता है। 15 दिन में पंजीयन का काम आसानी से हो सकता है, ये किया जा सकता है, ये कर लिया जाए, पंजीयन का काम पूर्णतः संपन्न हो जाएगा। ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए हम सबको। अगर उसी काम में उलझे रहेंगे तो बाकी काम कब करेंगे? इसलिए इस काम को पूरा हो जाए तो अच्छा है। एक बात ये रही पंजीयन वाली बात। अब दूसरी बात आती है प्रशिक्षण की बात। प्रशिक्षण क्या, कैसे, किस तरह का, क्यों, ये बात बार बार कही जा रही है। नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण। तो पढ़ी सीखी नहीं रहेगी तो काहे की सशक्तता है, बताइए? नाम भर लिखा लेने से क्या होता है? नाम भर लिखा लेने से कोई बहुत सम्मान थोड़ी मिलता है। ठीक है भाई, हाँ हम गायत्री परिवार के हैं, जान लेंगे। जितना ज्यादा हम दक्ष रहेंगे, कुशल रहेंगे किसी काम को करने में, उतना अधिक हम उपयोगी होंगे, अपने कार्यों के लिए भी, अपने सहयोगियों के लिए भी, गायत्री परिवार के लिए भी। तो अपनी दक्षता कुशलता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित होना विभिन्न कार्यों में, वो कार्य हमें आना चाहिए और दूसरों को भी हम सिखा सके, ये जरूरी है। इसलिए प्रशिक्षण सत्र चलाए जाते हैं शांति कुंज से लेकर के क्षेत्र में। तो उसी प्रकार से प्रांतीय व प्रकोष्ठ के द्वारा भी प्रशिक्षण सत्र चलाए जाएंगे, और भी क्षेत्र में प्रशिक्षण सत्र चलाए जाते हैं। चूंकि प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ का मंच है, तो मैं उन्हीं के बारे में जानकारी आपको दे सकती हूँ, दे रही हूँ, मुझे देना चाहिए।
तो ये प्रशिक्षण सत्र जो प्रांतीय प्रकोष्ठ की ओर से चलाए जाएंगे उसकी जानकारी आप सब रखें। आपको ये ज्ञात होगा पिछले दिनों कि 1 तारीख से ही 31 तारीख से ही कर्मकांड प्रशिक्षण चालू होने वाला था, लेकिन बाद में समझ में आया, कुछ बातें ऐसी थी कि इसका प्रचार प्रसार तरीके से हो पाए, पंजीयन का काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है, कह तो दिया है लेकिन हुआ नहीं है, तो ये पूर्ण हो जाए, इसके बाद में फिर प्रशिक्षण शुरू हो। लगभग काफी बहनों के तक यदि पंजीयन हो जाता है, सूचना पहुंच जाती है बहुत सारी बहनों तक, तो ये प्रशिक्षण शुरू हो तो अच्छा है। ये समझ करके इसको 1 सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया। और सूचना आपने पढ़ी होगी कि कर्मकांड प्रशिक्षण जो होने वाला था वो अब हमारा जो बसंत पंचमी का जो बड़ा प्रोग्राम है, अपना कार्यक्रम होता है शांति कुंज से, हमारे परम पूज्य गुरुदेव की जो आध्यात्मिक जन्म दिवस मनाया जाता है हम सबके लिए, ये जो बसंत पंचमी होती है बहुत अर्थ रखता है, बहुत मायने रखता है। हम इस समय अपनी इस 1 वर्षीय कार्य योजना के तहत ये बड़े प्रशिक्षण का भी आगाज करेंगे और अपने कार्यक्रमों का आगाज करेंगे। तो उसके पश्चात 7 तारीख से, जो कि सोमवार का दिन है, 7 तारीख से 7 फरवरी से 16 फरवरी तक कर्मकांड का प्रशिक्षण होगा, ये सुनिश्चित किया गया है। आप नोट करके रख सकते हैं इसको। 7 फरवरी से 16 फरवरी तक कर्मकांड का प्रशिक्षण होना है। इस प्रशिक्षण में छोटे दीप यज्ञ करने से लेकर के यज्ञ हवन करने वाले सारे प्रशिक्षण संपादित किए जाएंगे। आप सीख पाएंगे। आप मतलब जिनको नहीं आता बिल्कुल भी, हमारी एकदम नई बहनें हैं जो भी जुड़ रही हैं या जुड़ तो चुकी हैं, लेकिन कर्मकांड के रूप में कुछ भी उन्हें ज्ञान नहीं है, वे भी, और जो प्रशिक्षित बहनें हैं वे भी। प्रशिक्षित बहनें क्या सीखेंगी? आप सोचेंगे कि अरे हम तो जानते हैं, हमको क्या सीखना है भाई। निश्चित है सीख चुके हैं, लेकिन दूसरों को सिखाने के लिए सीखेंगे। मैं समझती हूँ कि चूंकि शांति कुंज की ओर से ये प्रशिक्षण होगा, तो मैं समझती हूँ कि हम लोगों को टेक्निक भी बताई जाएगी कि हम दूसरों को कैसे सिखा सकते हैं। आप सब सीख जाने के पश्चात अपने ब्लॉक में, इकाई में नीचे उतर करके, महिला मंडलों में, गाँव में जा करके उन बहनों को पकड़ करके जिनका अभी पंजीयन हो रहा है और जो हमारे परिवार से जुड़ गई हैं, जुड़ती जाएंगी, उन सबको आगे आगे हमेशा प्रशिक्षण देना पड़ेगा। आज जो सीखा हुआ है वो पूरे आजीवन वो काम आएगा। तो मास्टर बनना है, तो मास्टर बनने के लिए भी ये सीखा जाएगा। तो इस तरीके से ये कर्मकांड का प्रशिक्षण होगा। विशेष रूप से इसमें जो इस कर्मकांड में यज्ञ हवन कराने वाली जो बात होती है वो तो ठीक है, उसके साथ साथ दीप यज्ञ, उस दीप यज्ञ में, संक्षिप्त दीप यज्ञ में हम जन्मदिन संस्कार कैसे कराएंगे, उसमें हम गर्भ संस्कार कैसे संपन्न कराएंगे, उसमें हम विवाह दिवस संस्कार कैसे संपन्न कराएंगे। ये तीनों संस्कार क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर होते ही रहते हैं, होते ही रहने वाले हैं। इन तीनों संस्कारों को आप देखेंगे कि ये बारंबार जीवन में आते हैं। गर्भवती माता के जीवन में देखिए बार आता है, लेकिन गर्भ संस्कार तो आए दिन कराए जाने पड़ेंगे ना, क्योंकि ये तो समाज के विस्तारित होने का क्रम तो जारी ही रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष आएगा। उसी प्रकार से विवाहितों के जन्म दिवस की भांति उनके विवाह दिवस भी प्रत्येक वर्ष आएंगे, तो ये तो मनाना ही पड़ेगा हर बार। इसलिए इनको मनाने के लिए हम दूसरों पर आश्रित ना हो, पराश्रित ना हो, और हमारी हर बहन इसमें दक्ष हो जाए। दरवाजा खरास आ रही, तो हमारी हर बहन इसमें दक्ष हो जाए, हमारी हर बहन ये करवा ले और दूसरों को सिखा भी ले। इसके लिए ये कर्मकांड प्रशिक्षण है। और इसी क्रम में आगे महिला मंडल के निर्माण करने का, महिला मंडल को संचालित करने का प्रशिक्षण, उनको निर्माण कैसे करना उनका प्रशिक्षण है ना, देवी स्थापना कराने का प्रशिक्षण। घर घर में देवी स्थापनाएं जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आप लोगों ने गंगा जल स्थापना की होगी, सभी बहनों से निवेदन है इस बात को ध्यान रखिएगा, जितनी बहनों ने ये जो गंगा जल स्थापना कराई थी, तो गंगा जल स्थापना कराने के साथ साथ देवी स्थापना कराया। तो देवी स्थापना कराने में कुछ जो सूत्र बताए जाते हैं, उन सूत्रों को अगर कोई अपने यहाँ लागू करता है तो निश्चित रूप से एक सुरक्षा कवच के रूप में ये काम आता है। कुछ ऐसे इसमें सूत्र होते हैं कि उन सूत्रों को यदि हम उन बहनों को बताएं या घरों में बताएं और वो उसको उस रूप में समझते हैं तो वो फलता है वहां पर। लेकिन आमतौर से ये देखा जाता है
कि जैसे पूजा पाठ संपन्न करते हैं उसी प्रकार से देवी स्थापना को पूजा पाठ संपन्न कर देते हैं। प्रश्न ये उठता है कि जब हम दीप यज्ञ करते हैं तब भी वही बात करते हैं, यज्ञ करते हैं तब भी वही बात करते हैं, और देवी स्थापना करते हैं तब भी वही बात करते हैं, तो इसमें अंतर क्या है? हम ऐसे क्या बात वहां पर करें जिससे उन्हें समझ में आए कि ये कुछ स्पेशल है, ये कुछ विशेष है। और विशेष है तो हमको विशेष तरीके से उसे पूरा करना है, विशेष तरीके से हम इसको उनको समझाएं, बताएं उन सूत्रों को, ये जरूरी है। तो देवी स्थापना का भी जो प्रशिक्षण होगा, उस देवी स्थापना के प्रशिक्षण में इसको हम पूरा कर पाएंगे। फिर इसके साथ साथ बाल संस्कारशाला संचालन, बाल संस्कारशाला का संचालन कैसे करना है, ये बात सबको समझ में आती है कि जब तक बच्चे जन्म लेते रहेंगे गर्भ संस्कार कराना पड़ेगा, उसी तरह से बाल संस्कारशाला भी संचालित करना पड़ेगा। बाल संस्कारशाला कभी बंद नहीं हो सकती। एक जागरूक समाज में बाल संस्कारशाला को लोग बंद नहीं करेंगे। यदि बंद करेंगे तो बच्चों को सिखाने पढ़ाने का काम, उनको ज्ञानवान संस्कारवान बनाने का काम, उनके व्यक्तित्व परिष्कृत करने के जो सूत्र हैं उनको देने का काम जो है बंद हो जाएगा। तो ये बंद ना हो उसके लिए बाल संस्कारशाला चलती ही रहेगी। अब इतने बड़े पैमाने पर जब बाल संस्कारशाला चलानी है तो बाल संस्कारशाला को भाई कौन चलाएगा? हमारी सारी बहनों को बाल संस्कारशाला संचालन की विधा पता होनी चाहिए। जब वो सब इस विधा में पारंगत होंगी और दूसरों को भी इसी प्रकार से प्रशिक्षित कर पाएंगी जैसे कर्मकांड में, तभी बात बनेगी। घर घर में बच्चे हैं, घर घर में बाल संस्कारशाला के प्रशिक्षक होने चाहिए, मेरी ऐसी मान्यता है। जब तक हम ये मानस नहीं बनाएंगे तब तक हम अधूरे रहेंगे। प्रत्येक गांव में बाल संस्कारशाला चाहिए, बल्कि प्रत्येक गांव में 2-2 3-3 चाहिए। आप देखिए प्रत्येक गांव में ये जो 8-10 साल 4-6 साल से लेकर के 5-6 साल से लेकर के 12-13 साल के बच्चे कितने, उनकी संख्या कितनी होती। एक बाल संस्कारशाला में मात्र 25-30 की 35 की संख्या में बच्चों को संभाला जा सकता है। तो एक गांव में एक बाल संस्कारशाला से बात बनेगी क्या? नहीं बनेगी। जब इतनी संख्या में बाल संस्कारशाला की आवश्यकता है तो इनको संचालित करने के लिए भी तो कार्यकर्ता चाहिए। और हमने देखा है अपने अनुभव में कि बहनों के द्वारा बाल संस्कारशाला का जो संचालन होता है वो भाइयों की तुलना में बेहतर तरीके से होता है, क्योंकि उनमें एक वास्तव में देखा जाए तो एक प्राकृतिक रूप से ही वात्सल्य का भाव, प्रेम का भाव, बच्चों को लाड़ दुलार करने का भाव जो होता है वो, या उनकी जो विशेषज्ञता होती है उसमें, वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से होती है। तो उनके द्वारा बाल संस्कारशाला संचालन का जो कार्य है वो बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से होता है। तो बाल संस्कारशाला का संचालन सीखना हर किसी को है, हर किसी को। आप ये भी कह सकते हैं बाल संस्कारशाला पढ़ाना कौन सी बड़ी बात है भाई, इसको तो हर कोई पढ़ा सकता है। बिल्कुल सही बात है, हर कोई पढ़ा सकता है, लेकिन उसका जो तरीका होता है, उसकी जो टेक्निक होती, विधि जो होती, पद्धति जो होती, वो महत्वपूर्ण होती है। अन्यथा हर कोई पढ़ा लिखा है, सबको अक्षर ज्ञान है, केवल अक्षर ज्ञान नहीं, काफी शिक्षित लोग हैं और किताब भी है, फिर संस्कारशाला की प्रशिक्षण की आवश्यकता क्या है? संस्कारशाला के प्रशिक्षण की आवश्यकता है विधि को सीखने के लिए। उसमें विविध बातों को ऐसे पैकेज के रूप में रखा गया है कि एक समग्रता है उसमें, और समग्र तरीके से बच्चों को शारीरिक भी, मानसिक भी, नैतिक भी, बौद्धिक भी, आध्यात्मिक भी, सभी पक्षों को लेकर के उनको शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे बच्चा सब कुछ सीख सके और ये समग्र विकास में सहायक होता है। तो बाल संस्कारशाला का संचालन करने के लिए भी प्रशिक्षण होगा। पहले जो हो चुका है प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, लेकिन सबको समझ में नहीं आती बात, तो पुनः प्रशिक्षण होगा। उसी प्रकार से दीप यज्ञ में कई प्रकार के दीप यज्ञ होते हैं, रचनात्मक दीप यज्ञ कहे जा सकते हैं उनको। अर्थात हम जिस विषय को भी समाज के सामने रखना चाहते हैं, जिस विषय पर हम काम करना चाहते हैं, व्यसन मुक्ति का काम हो सकता है, परिवार निर्माण का काम हो सकता है, बाल संस्कारशाला का काम हो सकता है, स्वास्थ्य संरक्षण संवर्धन का काम हो सकता है, अन्य और भी दूसरे काम हो सकते हैं। तो जिस भी कार्य को हम हाथ में लेना चाहते हैं, उस कार्य को विशेष रूप से उस पर फोकस करते हैं, उस पर हम जोर डालते हैं और उस विषय को विशेष रूप से हम सामने समझाते हैं सबके सामने, और फिर हम उसी में दीप यज्ञ को जोड़ देते हैं। ये होता है रचनात्मक दीप यज्ञ।
तो रचनात्मक दीप यज्ञ का प्रशिक्षण, बलिवेश यज्ञ का प्रशिक्षण, सूक्ष्म यज्ञ का प्रशिक्षण, व्यसन मुक्ति आंदोलन का प्रशिक्षण, व्यसन मुक्ति उद्बोधन हम विद्यालय में कैसे करें उसका प्रशिक्षण, झोला पुस्तकालय का प्रशिक्षण चलाने का, स्वाध्याय मंडल चलाने का प्रशिक्षण, इवन गर्भ संस्कार प्रशिक्षण जो कि चलता चला आ रहा है उसको एक कम समय में एक पैकेज के रूप में आप उसको संपूर्ण रूप से कम समय में कैसे कर पाएंगे। आपके पास समय कम है, आपके पास में केवल 2 घंटे का समय है, आपके पास केवल 2.5 घंटे का समय। जब कोई गर्भवती बहन हमारे यज्ञ में या दीप यज्ञ में आती है उससे ज्यादा समय वो दे नहीं सकती, और हमारे कार्यकर्ता के पास ये विवशता रहती कि उतने कम समय में ही उसको संपन्न करे। वो सारा का सारा कर्मकांड भी संपन्न कराएगा, और कर्मकांड करने के पहले सारे आद्योपरांत उसके ज्ञान विज्ञान से लेकर के उसका खान पान, दिनचर्या, गर्भ संवाद वगैरह वगैरह जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सबको करे। अब ये कैसे संभव हो पाएगा, ये भी जरूरी है इसमें प्रशिक्षित होना। फिर जन्मदिन संस्कार कराना, विवाह दिवस संस्कार कराना, ये मैंने आपसे निवेदन किया। इस प्रकार से ये होंगे जो हमारे ट्रेडिशनल काम है, जो परंपरात्मक कार्य है। प्लस इसके साथ में कन्या कौशल शिविर कैसे आप लगाएंगे, कैसे आप आयोजक भी बनेंगे और कैसे प्रशिक्षक भी बनेंगे, आप युवा शिविर कैसे लगाएंगे, आयोजक भी बनेंगे तो और उनको प्रशिक्षक भी बनेंगे, तो ये सारी बातें जो है ये आप प्रशिक्षण के रूप में आपको दिए जाएंगे। प्रशिक्षण होगा हमारी सारी बहनों को जो गांव-गांव में, उन सबको बताने की आवश्यकता है, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब इसी शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से लोग जो हैं, हमारी बहनें जो है दक्ष और कुशल हो पाएंगी। 7 आंदोलन में कोई भी आंदोलन, शतसूत्र योजना के अंतर्गत जो आंदोलन उसको 7 आंदोलन में विभाजित कर दिया गया है, आप हम सब जानते हैं। उन 7 आंदोलनों में कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे हमारी बहन संपन्न नहीं कर पा सकती, उस सब में दक्ष होना चाहिए। सभी सभा सोसाइटी जितनी होती, बड़े बड़े सम्मेलन को संचालन करने में उसमें दक्ष होना चाहिए, उसकी व्यवस्था बनाने में दक्ष होना चाहिए। ये ये प्रशिक्षण होंगे। ऐसी थोड़ी आएगी 21वीं सदी नारी सदी। भाई जब कह रहे हैं 21वीं सदी नारी सदी में सारे काम और सारी जो बागडोर है वो बहनों के हाथ में आना है, और उसमें ये भी कहा गया, गुरुदेव कहते हैं कि हम बार बार कह चुके हैं कि आने वाले समय में नारियों के हाथ में बागडोर होगी और ये बेटियां बहनें संभालेंगी। लेकिन आगे कहते हैं लेकिन उन्हें इसमें दक्ष होना पड़ेगा, सक्षम होना पड़ेगा, मतलब सीखना पढ़ना पड़ेगा, इससे कम में बात नहीं बनेगी। तो ये प्रशिक्षण की बात है, जो इस प्रशिक्षण में हम सबको ध्यान रखना है कि इस प्रशिक्षण में स्वयं भागीदारी करनी है और सभी बहनों को भागीदारी कराने हेतु प्रेरित करना है, और स्वयं मास्टर बन करके अंतिम छोर तक पहुंच करके आपको प्रशिक्षण भी उन्हें देना है। प्रशिक्षण में हमारे उपजोन, जिला, ब्लॉक, इकाई और महिला मंडल जो भी हैं गांव-गांव में फैले हुए, उन सभी बहनों से जुड़ करके प्रशिक्षण लेने के लिए कहेंगे। ऑनलाइन उनको ज्वाइन कर सकते हैं, वही इसमें प्रशिक्षित हो सकता है। एक बात यहाँ कहना चाहूंगी, ये प्रशिक्षण ऑनलाइन होगा, जो युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से होगा ऑनलाइन एक प्रकार का ये रहेगा, और दूसरा प्रशिक्षण वो होगा जो ऑफलाइन होगा। प्रथम स्तर पर तो ऑनलाइन होगा, इस ऑनलाइन में हमारी बहनें दक्ष कुशल होकर के फिर ऑफलाइन प्रशिक्षण करने जाएंगी। तो जो ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा भाई, उसकी एक सीमा तो है निश्चित रूप से। जो बहनें एंड्रॉयड मोबाइल रखी हुई हैं या जो बहनें जहाँ पर टावर प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास मोबाइल है, जो सक्षम है, जो उसी समय को समय दे पाएंगे उस समय में, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबके पास ये सूचना पहुंचानी है, लेकिन इस सीमा से आगे बढ़ करके आप अपने आप को तैयार रखिएगा कि बाद में जब आप सीख जाएंगे तो उन स्तरों पर जाकर के उन्हें आप प्रशिक्षित करेंगे। इसका क्या लाभ है आपको पहले मैं बता चुकी हूँ। हमारी बहनों को युग पुरोहित बनना है, इसलिए कर्मकांड प्रशिक्षण लेना है, दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं होना है ना। सभी कार्यों करने में दक्ष होना चाहिए। अब शांति कुंज में देखिए, आज से 25 साल पहले वो दक्ष हो गए हैं। 25 साल पहले मेरे ख्याल से वो समय जो है ये जो आमल खेड़ा का जो पूर्णाहुति की अर्ध पूर्णाहुति वाला जो समय था, तब से बहनों को प्रशिक्षित किया गया। जब अश्वमेध यज्ञ हुआ था आमल खेड़ा में, और उसमें वो बहनों ने पुरोहित का काम किया था। वो सब ब्रह्मवादिनी बहनों के रूप में सज करके वहां पर बैठी थी। क्या शानदार कार्यक्रम हुआ था। उसी समय से पूरे शांति कुंज में बहनों ने इस काम को संभाल लिया है। क्षेत्रों में भी सब बहनें कर रही हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। अधिकांश जो गायत्री परिवार की बहनें हैं वो अभी भी इसमें अनभिज्ञ हैं इससे।
वो कर्मकांड नहीं संपन्न करा सकती। ये हमारे लिए लज्जा की बात है। हमारे गुरुजी कैसे थे, और एक समय से, पुराने समय से यज्ञ और गायत्री बेसिक चीज है। यज्ञ और गायत्री की जानकारी ना होना, उसमें सक्षम और दक्ष ना होना, दूसरों के ऊपर डिपेंड होना। अब कहाँ कार्यकर्ता ढूंढेंगे आप? तो मंदिर में परिव्राजक भी नहीं मिलते हैं। कार्यकर्ता है तो उनकी अपनी व्यस्तता रहती है, वो आपके समय के अनुसार, आपकी आवश्यकता के अनुसार समय नहीं दे पाएंगे, ये आप जान करके चलिए। तो हम दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं रहें, इसके लिए आवश्यक है प्रशिक्षण लें। उसी प्रकार से कन्या शिविर, युवा शिविर, कन्या शिविर, युवा शिविर हर जगह की आवश्यकता है। कौन करेगा इसको? कौन चलाएगा? कैसे करेंगे? और ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे प्रदेश के लिए कि ये सारी विधाएं चूंकि हमारे प्रदेश से आरंभ हुई हैं, लगभग जो व्यवस्था यहाँ पर है वो व्यवस्था अन्य प्रदेशों में देखने को नहीं मिलती उस तरीके से। अन्य प्रकार से हो सकती है वहां पर, लेकिन इस तरीके से देखने को नहीं मिलती। इस बात की बहुत संभावना है, बहुत अधिक संभावना है कि आप सब बहनें इन सारी विधाओं को लेकर के प्रदेश से बाहर जाएंगे और जा करके वहां पर ये सब प्रशिक्षण देंगे। तो ये 21वीं सदी नारी सदी की जो मशाल है दीदी, ये बहुत फक्र की बात है हमारे लिए, हम छत्तीसगढ़ वासी बहनों के लिए। ये मशाल जिस तरीके से यहाँ पर प्रज्वलित हो रही है हमारे छत्तीसगढ़ में, ये मशाल की जो लौ है वो आप ही के माध्यम से पूरे देश में फैलनी है। तो आपको सक्षम तो बनना पड़ेगा ना, आपको अपने आप को दक्ष तो बनाना पड़ेगा। तो इस बात को आप बहुत महत्वपूर्ण मानिए, प्रशिक्षण को। ये ना मानिए मेरे को तो कुछ नहीं आता, मेरा तो सब इतना बीत चुका है, ऐसा वैसा। अरे 70 साल की बहन, वृद्धा, मैंने कई जगह पढ़ा, देखा, अपने कॉलेज में भी देखा था, वो एमए की परीक्षा देने के लिए बैठती है परीक्षा में। 70 साल की, 60 साल के बाबा जी, दादाजी, 70 साल की बहन। तो ये तो सीखना, पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना ये आजीवन चलता है। तो कोई बहन ये ना कहे मेरा समय हो गया, मैं क्या करूंगी, अब तुम लोग का जमाना है, तुम लोग करो। अरे व्यक्ति जब तक जिंदा रहता है तब तक जमाना रहता है भाई। क्या मेरा जमाना है? नहीं है, आपका जमाना है। जब तक इंसान जिंदा है, उसकी सांसें चल रही है, तब तक उसका जमाना जमाना नहीं रहेगा तो उसकी टिकट कट जाएगी, ऊपर चला जाएगा। इसलिए ऐसी बातें ना सोचिए, ना करिए, ना कहिए। सबके लिए कुछ ना कुछ काम करना है, सबको काम करना है, सबके लायक काम है, इसलिए सब इसलिए अपने आप को तैयार करेंगे। अब तीसरी बात आती है, ये रही बात प्रशिक्षण की। तीसरी बात आती है जो पेंडिंग में काम हमारा, ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला। ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला होनी थी, मैंने सबसे पहले ही इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया था। ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला हम संपन्न कर सकते हैं 13 तारीख, 20 तारीख, 27 तारीख फरवरी, इसी माह की। आप अपनी स्थिति परिस्थिति को देख लीजिए, स्थानीय स्थिति कैसी है। कोरोना का संक्रमण काफी कम हो चुका है और इसके लिए शासन के द्वारा भी काफी कुछ छूट मिल चुकी है। और मैंने तो सुना है 200 तक एक जगह गैदरिंग हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। और सारे काम धड़ल्ले से हो रहे हैं तो ये काम भी हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। इसके लिए क्या तैयारी करेंगे, तो आपको आज ही आप देखेंगे उसमें कि ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला की जो उसका जो टाइम टेबल है वो प्रेषित किया गया है। प्रातः काल 10:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे शाम तक ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला संपन्न होगी। पूरे प्रांत भर में, सारे जिले में उनके जितने ब्लॉक है, यदि एक जिले में 10 ब्लॉक है, 11 ब्लॉक है, 4 ब्लॉक है, 6 ब्लॉक है, तो सारे ब्लॉक में हमारी बहनें उसी प्रकार से 3-3 या 4-4 की टोली बना करके, टोली उनकी बनी होगी, बना करके वे इस कार्यशाला को संपन्न करने जाएंगे, है ना। और कार्यशाला संपन्न करेंगे, कराएंगे। उसका प्रशिक्षण आपको मिल चुका है और इसकी प्रस्तुतियां आप लोगों ने दी है। जिन लोगों ने प्रस्तुतियां नहीं दी हैं उनकी प्रस्तुति भी हो सकती है, यदि वो आवश्यकता महसूस करते हैं तो उनकी टोली बन जानी चाहिए, बता दीजिएगा। अब इसकी तैयारी में 2 तरह की तैयारी होती है। एक तैयारी क्या है? एक तैयारी ये है कि भाई जो भी अपने जिले के, ब्लॉक के जो बड़े बाबूजी लोग हैं, भैया लोग हैं, प्रांत इसमें जिले स्तर के समन्वयक हैं, ब्लॉक स्तर के समन्वयक हैं, तो उनकी सहयोग से होगा, ये उनके द्वारा कराया जाएगा, किया जाएगा, कराया जाएगा। सहयोग आप लोग तो करेंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग मेहनत करने का काम करेंगे, लेकिन व्यवस्था बनाना, ये वो करना, जो कुछ भी है सहयोग करना, और एक आत्मीयता भी लगती, तो अच्छा लगता है जब सब लोग जुड़ते हैं, रहते तो ये आप प्रत्येक ब्लॉक के अंतिम छोर तक जाकर के इकाई स्तर पर छोटे छोटे टुकड़ियों में गोष्ठी लेकर के, ये गोष्ठी भाई लोग भी संपन्न कर सकते हैं, जो लोग सहयोग करना चाहेंगे,
करेंगे, हमारी तो अपील है, क्योंकि हर काम तो भाइयों के सहयोग से ही हुआ है, बड़े बुजुर्गों के सहयोग से ही हुआ है। तो भाई जिनका सहयोग हमेशा से होता आ रहा है वो लोग हमेशा ही साथ हैं, अलग अलग तो कुछ है ही नहीं। तो इकाई स्तर पर उतर करके छोटी छोटी गोष्ठियों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करना है कि भाई अमुक तिथि को अमुक स्थान पर ये कार्यक्रम होना है। तो पहले तो आप प्रचार प्रसार करेंगे, उससे भी पहले स्थान को तय करेंगे कि भाई जितने ब्लॉक हैं तो अमुक ब्लॉक का कार्यक्रम कहाँ होना है, किस तरीके से, तो आपसी समन्वय के तरीके से। तो वो जो स्थान तय होगा, दिन निश्चित होगा, तो उस दिन उस स्थान के निश्चित हो जाने के पश्चात या उसी के साथ साथ आप ब्लॉक को तैयार करेंगे। जैसे किसान होता है ना, एकदम से जाकर के बीजा नहीं डाल देता, पहले उसकी वो खुदाई करता है, पहले उसके कांटे साफ करता है, उस जमीन को तैयार करता है। तो पहले हम ब्लॉक की तैयारी करेंगे। आप में से कुछ बहन ऐसा सोच सकती है, जैसे कई लोगों से बात होती तो कहते हमारे यहाँ हम लोग ब्लॉक में करना एकदम निश्चित कर लिए हैं, और कम से कम यहाँ से तो बहनें सब आ ही जाएंगी। यहाँ से बहनें आ जाएंगी मतलब 8-10 गांव से ही बहनें आ जाएंगी, तो कार्यक्रम को सफल नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? अरे भाई, एक ब्लॉक में 100-150 गांव रहते हैं, 100-150 गांव रहते हैं, और यदि हम 10 गांव को 12 गांव को अगर लेकर के कोई कार्यक्रम कर भी लिए तो हमारा ब्लॉक तो अधूरा रह गया ना, छूट गया ना। तो पहली हमारी तैयारी है कि हम ब्लॉक के अंतिम छोर तक जाने का मतलब है जहां जहां गायत्री परिवार है वो बहनें छूट ना जाए। मोटी बात ये, वहां वहां प्रचार प्रसार हमारा आमंत्रण जाए, सबको उसमें आमंत्रित करें, सबको समेटे और वो काम हो जाए। अच्छा, इसमें एक बात ये भी आ सकती है, मान लीजिए ब्लॉक बहुत बड़ा है, कई जगह ऐसा है, आप देखेंगे प्रांत के अनेक जिलों में अनेक ब्लॉक ऐसे हैं जो बहुत लंबे चौड़े हैं। तो एक कार्यक्रम अगर करेंगे तो बहनें वहां पहुंच नहीं पाती हैं। कार्यक्रम स्थल ऐसा होना चाहिए जहां पर बहनें पहुंच पाए, एक रिक्वायरमेंट तो ये भी रहता है। और कितना भी अच्छी व्यवस्था बना ले, प्रत्येक स्थान पर बहनें नहीं पहुंच पाती हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि उसकी दूरी बहुत ज्यादा रहती है। तब ऐसी स्थिति में हम एक ब्लॉक में 2 कार्यक्रम भी, एक से अधिक कार्यक्रम भी कर सकते हैं, यदि व्यवस्था बनती है और वहां आवश्यकता महसूस करते हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं, करना आपको है। तो ये तैयारी एक हुई। और दूसरी तैयारी क्या होती है? दूसरी तैयारी टोली वाली तैयारी, जो मैंने पहले ही निवेदन किया। आपके जिले के कार्यक्रम को आपको निपटाना है, आपके जिले के का ठेका आपने लिया है भाई, आप अपने जिले के जागीरदार हैं, आप अपने ब्लॉक के जागीरदार हैं, आप जानिए अपना काम। हाँ, लेकिन यदि आप महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ टोली नहीं है या जिस टक्कर का चाहते हैं कार्यक्रम ऐसा नहीं है, तो आप अपने अन्य मित्रों से, अन्य दूसरे जिले से भी सहयोग ले सकते हैं। अन्यथा एक ब्लॉक की बहन दूसरे ब्लॉक में, जैसे पहले हुआ ना, एक जिले की बहन दूसरे जिले में, दूसरे जिले की बहन तीसरे जिले में, इस प्रकार से जाकर के अपना कार्यक्रम संपन्न कराया था। तो आप एक ब्लॉक की बहन दूसरे ब्लॉक में, दूसरे ब्लॉक की बहन तीसरे ब्लॉक में, इस प्रकार से जाकर के कार्यक्रम को संपन्न करा सकते हैं। टोली के संबंध में निवेदन करूंगी कि आप ये ना सोचे कि मेरी टोली के लोग बिल्कुल मेरे पड़ोस में रहेंगे तभी बात बनेगी। अरे भाई, ऐसा हमेशा संभव नहीं होता। और पहले जब आपने जिले की सीमा को तोड़ करके अलग अलग जिले की बहन मिल करके एक शानदार टोली बना ली, तभी तो आपके सामने केवल ब्लॉक की बात है। तो ब्लॉक की सीमा को तोड़ करके यदि आप आपस में टोली गठन करने की बात है तो क्यों नहीं कर सकते? आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, और आप लोगों ने किया भी है। तो इस तरीके से टोली गठन हो चुका है, उसको और पुख्ता कर लीजिए, उसको और उसमें दक्ष हो जाइए फिर से, और इस प्रकार से एक सूचना बता दीजिएगा जो भी है कि आपके जिले में कितने ब्लॉक में की तैयारी हो चुकी है, कितने ब्लॉक की तैयारी होनी बाकी है, इस प्रकार से, और आप लोग अपना काम स्वयं संपन्न कर सकते हैं। जो अपनी त्रैमासिक कार्य योजना में जो कुछ भी, उसके हिसाब से तो यही है कि 13, 20, 27 ये 3-3 सप्ताह को लेकर के फरवरी के महीने में यदि संपन्न हो जाते हैं तो हम लोग फायदे में रहेंगे, और हमारा काम जो द्रुत गति से आगे बढ़ेगा, क्योंकि और भी दूसरे काम रहते हैं, आप जानते हैं इसके संबंध में। जब आपका कार्यशाला संपन्न हो जाएगा तो फिर वहां पर मंथन करने का काम, उनको महिला मंडल बनाने का काम, उनको संचालित करने का काम, वहां पर और दूसरे कार्यों को गति देने का काम, ये आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, करवा पाएंगे। तो ये किस तरीके की तैयारी के संबंध में मैंने आप लोगों से निवेदन किया। इसमें लोग अपनी हो सकता है कि वहां पर भोजन वगैरह की व्यवस्था ना बन पाए, तो ऐसी स्थिति में एक उपाय ये भी हो सकता है, आप चाहें तो प्रयोग करके देख सकते हैं। प्रयोग ही है ये प्रयोग ही है, ये मैं नहीं कह रही कि ऐसा हो ही जाएगा, तो प्रयोग है ये। यदि हमारी बहनें, जैसे आरएसएस में होता है ना, वो टिफिन लेके आते हैं,
तो एक दिन की बात है, घर से नाश्ता करके आएंगे, दोपहर की टिफिन लेके आ जाएंगे, अपने लिए 4 रोटी ले आएंगे और 2 रोटी और अपने टिफिन में डाल के ले आएंगे। जो लोग टिफिन लेके नहीं आएंगे उनको भी खिलाने के काम आ जाएगा। तो यदि रोटी सब्जी डाल करके ले आए तो ये भी काम हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? लेकिन जहाँ पर सहयोगी और उदार हमारे जो भाई बहन मिलेंगे, कार्यकर्ता रहेंगे, तो वहां पर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वहां पर बहुत आसानी से हो सकता है। तो इस तरीके से इसकी तैयारी करनी है। मुख्य बात है स्थान को तैयार करना गोष्ठी लेने के लिए, तो और टोली का निर्धारण करना। इस प्रकार से ये कार्यशाला संपन्न होगी। जितना ज्यादा हमारा मंथन होगा, जितना अधिक हम लोगों पर तक पहुंच पाएंगे, हमारी बात पहुंच पाएगी, तो ये काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा। और अंत में फिर से यही बात कहूंगी कि कहाँ कहाँ अपनी ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला कब कब संपन्न हो सकती है, उसको आप शीघ्रता पूर्वक देख लें और एक टाइम टारगेट रखें, एक समय सीमा बना करके रखें। आप समय सीमा का ध्यान नहीं रखेंगे, लो ना देखेंगे, होता रहेगा। मैं कहती हूँ मेरा अनुभव है जिंदगी का, ये कभी नहीं होता, होता रहेगा, देख लेंगे, इतने दिनों में होना चाहिए। अब आप प्रयास करिए। मान लो कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती तो आगे वो अपने आप बढ़ेगा, आप अपने आप से आगे मत बढ़ाइए। तो इस प्रकार से ये बात संपन्न होती मेरी। मैंने 3 बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया और मेरा निवेदन है और मेरा विश्वास है कि ये बातें सबको समझ में आई होंगी। आप सभी बहनों को मैं बारंबार इसके लिए अभिनंदन है, स्वागत है कि आप इसको सुन रहे हैं और इसको ध्यान में रख करके, जैसे अन्य जिले की बहनें इसको ध्यान दे रही हैं, आप सब भी इसमें ध्यान देंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे बड़ी तीव्रता के साथ। मैं अपनी बात को अब समाप्त करना चाहूंगी। यदि अमृता दीदी थोड़ा देखेंगे, जी दीदी। हमारे भैया को आमंत्रित करेंगे इकाई गठन के संबंध में जो बात है उस पर प्रकाश डालेंगे 5 मिनट में, 5-10 मिनट में, और 10 मिनट फिर उनके प्रश्नोत्तरी के लिए समय देंगे। इकाई गठन, इकाई निर्माण के संबंध में संगठन संबंधी सूत्रों को समझाने के लिए मैं निवेदन करूंगी युवा प्रकोष्ठ के भाई को यदि उपस्थित होंगे तो।